हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं सॉवरेनिटी का ऑस्टिन का क्या कंसेप्ट है। देखिए, सॉवरेनिटी जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं संप्रभुता, और इसका मतलब ये होता है कि एक राज्य जो है वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है, और वो जवाबदेह है अपनी राष्ट्र की जनता के प्रति, अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री, नॉर टुवर्ड्स एनी आउटसाइड एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन और नेशन। राइट तो ये होती है सॉवरेनिटी। यही इन्होंने पहली जो लाइन है, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, ऑस्टिन ने यही बात कही है। दूसरा, ये सुप्रीम पावर के साथ साथ में एब्सोल्यूट होती है, परमानेंट होती है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल आप इसको कह सकते हो, स्टेट के साथ में ये इनएलिनिएबल होती है, ठीक है, और उसके साथ में एक्सक्लूसिव है और इनडिविजिबल है। मतलब जो राष्ट्र का प्रमुख है, अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिट बैठती हैं। एक राष्ट्र जो है वो इसी वजह से राष्ट्र कहलाता है क्योंकि उसके पास सॉवरेनिटी होती है, और ये सारी चीज़ें सॉवरेनिटी को डिफाइन करती हैं, राइट। लेकिन ये जो कंसेप्ट है सॉवरेनिटी का, इसको जो प्लूरलिस्ट हैं वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि जो पावर है वो विभिन्न विभिन्न अलग अलग एजेंसीज में होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगर हम बात करें तो मतलब एक जो पूरा एक इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो अलग अलग चीज़ों की वजह से, अलग अलग एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से या नेशंस की वजह से वो प्रभावित होता है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑस्टिन कहते हैं सॉवरेनिटी के बारे में कि सॉवरेनिटी जो है वो एक राष्ट्र में एक राष्ट्र में निहित होती है, करेक्ट। और इसी का प्लूरलिस्ट जो है, क्योंकि वो डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं, तो इस वजह से वो इसका विरोध करते हैं या क्रिटिसाइज इसको करते हैं। अच्छा, इसके बारे में ऑस्टिन ने जो बताया है वो उनकी बुक है बड़ी फेमस, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये 1832 में आई थी, उसमें इन्होंने इसके बारे में बातें करी हैं। अब अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली बात है नेसेसरी फॉर द स्टेट, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया भी है कि ये मतलब बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि अगर नहीं होगी, जैसे 1947 से पहले हम लोग सोवरन नहीं थे, राइट हमारे देश के अंदर राज्य था दूसरे लोगों का, तो जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। लेकिन अभी हम सोवरन कंट्री हैं, हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपने अनुसार लेते हैं, और ये वन ऑफ द 4 एलिमेंट्स है स्टेट का। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन मैं एक छोटे से रूप में आपको बता देती हूँ। मतलब टेरिटरी, एक फिक्स टेरिटरी, उसमें रहने वाले लोग, पॉपुलेशन, और साथ में एक गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कैसी होगी, वो सोवरन होगी, तो ये तब वो एक स्टेट कहलाता है, राइट। तो अगर सोवरेनिटी नहीं है किसी राष्ट्र में तो वो राष्ट्र खत्म माना जाता है, सिंपल। नेक्स्ट है, सोवरेनिटी जो है ये एक निर्धारित होती है, ठीक है, कि सोवरेनिटी किस में है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर है। मतलब ये पता होना चाहिए कि सोवरेनिटी जो है वो किस में निहित है राष्ट्र की। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति जी, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्रीज, जो भी काम होता है देश का वो सारा का सारा राष्ट्रपति जी के नाम से किया जाता है, ठीक। इसके बाद आता है सोवरन, जो होता है वो राज्य का एक तरह से संप्रभु, वो सुप्रीम पावर होती है जो है, ठीक है, और ये किसी भी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंट्रोल से ये बाहर होती है। देखिए, अगर हम आज के समय में बात करें, ये बात कही है ऑस्टिन ने, लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में इसके लिए बात करें तो सोवरेनिटी जो होती है वो सोवरेनिटी अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री। तो आज के समय में इंटरनल नहीं आएगा, क्योंकि इंटरनल जो है, जो सरकार नीतियां बनाती है या फिर किसी नीति को बनाने के बाद वापस लेती है, तो वो राष्ट्र से प्रभावित होती है, हाँ, लेकिन एक्सटर्नल किसी फोर्स के प्रति वो अकाउंटेबल नहीं है, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति उसको प्रभावित कर सकती है ना। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे निर्णय जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में आपस में एक दूसरे के साथ प्रभावित होकर लिए जाते हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक नाउ। अच्छा, तो उसके बाद आता है सोवरन रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द पीपल, है ना। मतलब लोगों को ये आदत होती है, जैसे हमें पता है कि हमें ये राष्ट्रपति जी, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो और ये जो समाज के अंदर जो सोवरेनिटी होती है वो परमानेंट होती है, आप इसको कानून की तरह ले सकते हो। जैसे सोवरेनिटी हमारे यहाँ पे, जैसे आप राष्ट्रपति जी भी कह सकते हो, या फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी कह सकते हो। हमारी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है, हम लॉज का रेस्पेक्ट करते हैं समाज के अंदर, हैबिचुअल रेस्पेक्ट है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर, वो एक और कैरेक्टरिस्टिक है, लॉ इज द विल एंड कमांड ऑफ स्टेट, ठीक है। राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो मेनेट फ्रॉम द सोवरन। मतलब जो सोवरेनिटी होती है वो एक तरीके से जो मतलब वो एक कानून का एक तरह से आप रूप ही कह सकते हो, और राज्य जो है
उसके अनुसार कार्य करता है ना। या ये कह लीजिए कि राज्य जो चाहता है वो पहले वो चीज़ें निर्धारित कर दी जाती हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे देश की सरकार फिर काम करती है, ठीक है। और उसी से ही फिर सोवरन जो होता है उसी से हमारे सारे अधिकार जो होते हैं वो निकलते हैं, राइट। इसके बाद आता है कि जो सोवरेनिटी होती है ये मतलब एक तरह से लेजिटिमेट हैज़ द लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स टू एग्जर्ट द कमांड। मतलब कानून जो होता है अगर आप कानून का पालन नहीं करोगे तो फिर आपको दंड मिलेगा। अगर कोई उसको मतलब डिसओबे करेगा तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और फिर ये क्या है सोवरेनिटी, ये एक्सक्लूसिव पावर है एक तरह से गवर्नमेंट का, आप इसको कह सकते हो। ये इनडिविजिबल है। अगर सोवरेनिटी को आप ये कह लीजिए कि अगर इसका डिवीजन कर दिया जाता है तो इसका मतलब एक तरह से ये डिस्ट्रक्शन की बात हो जाती है। जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको इसका। बहुत लोग अगर जो इस एग्जाम्पल को पसंद नहीं करेंगे तो वो मेरे को लिखेंगे कि ये तो बस प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करती है। आप मेरे को एक ने किसी ने लिखा था कि आप शायद 2014 के बाद ही पैदा हुई। मतलब आप ये सोचिए, आप एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हो या फिर आप सही एग्जाम्पल देते हो कि तो वो एक पर्टिकुलर पार्टी को जो लोग पसंद करते हैं तो वो एंटी बातें करेंगे, राइट। चलिए खैर, तो बात यह है कि सोवरेनिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति थे मनमोहन सिंह जी, लेकिन जो पावर थी फिर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी जिसकी अध्यक्षता करी कांग्रेस की अध्यक्षा ने उस समय पे, और वो ही सारे के सारे जो है डिसीजंस लेते थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिवीजन ऑफ सोवरेनिटी हो गया, राइट। चलिए अब इसके बाद क्या है कि ये जो है मतलब ऑस्टिन जी इन्होंने जो पॉजिटिव जो लॉ है एक तरीके से उसके बारे में इन्होंने कुछ बातें समझाई हैं कि क्या ये कैसे काम करता है। सबसे पहली बात तो है कि कानून क्या है और कैसा होना चाहिए किस तरीके से, उसके बारे में इन्होंने समझाया है। सबसे पहली बात है कि जो लॉ है वो प्रिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब यह है कि वो सोसाइटी जो है जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ चलनी चाहिए। मतलब समाज के जो कल्चर है उसका जो इतिहास है उसके अनुसार अगर कानून होगा तो वो कानून चलेगा और लोग उसको स्वतः ही मानेंगे, राइट। अगर वो उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर लोगों को उसे मानने में दिक्कत आएगी या फिर उसके एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। तो इन्होंने ये बताया है कि लॉ जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी वो चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ इन्होंने कही है कि जो सॉवरेनिटी है या मतलब जो लॉ है वो एमिनेट्स फ्रॉम एन ऑथोरिटेटिव फिगर और एंटिटी। मतलब वो किसी एक व्यक्ति में या फिर एक संस्था में वो निहित होनी चाहिए जिससे कि लोग उसको माने और उसे फॉलो करें। जैसे कि आप ये कह लीजिए संविधान, या फिर सोवरेनिटी एक तरह से पुलिस आप कह सकते हो कि पुलिस जो है वो रोल प्ले करती है सोवरेनिटी को एक तरीके से कानून को स्थापित करने में समाज के अंदर। पहली चीज़ तो इन्होंने बताई ये, ठीक है। ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ कमांड। कमांड के मतलब लॉ है, ये तो हो गया कानून इस तरीके से हो। अब कानून को एक तरीके से कैसे उसको कमांड किया जाएगा। लॉज आर कमांड्स इशूड बाय सोवरन। ये एक तरीके से मतलब आदेश होते हैं, लॉ से ही आदेश निकलता है, लॉ के अनुसार आदेश निकलता है, ठीक है। और वो आदेश कैसा होता है कि वो कौन इशू करता है, सोवरन इशू करता है। ये डायरेक्टिव्स होते हैं जो बाइंडिंग होते हैं। जैसे समय समय पे सरकार नीतियाँ लेकर आती है, जैसे भी सरकार यूसीसी पे काम कर रही है ना। आर्टिकल 44 में दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सरकार अब उस तरफ चल रही है। दूसरा ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, इसको हर समाज का प्रत्येक तबका जो है इसको मानता है। पहली बात कानून, कानून से निकले फिर आदेश, और आदेश के अनुसार फिर क्या लगती है, सैंक्शन लगती है। सैंक्शन किस चीज़ के लिए होती है, जैसे कि समाज में आदेशहीनता ना हो, मतलब एक तरह से अनुशासनहीनता ना हो, उसको रोकने के लिए। दूसरा, कोई भी कानून जो है वो वॉयलेट ना किया जाए। अगर वॉयलेट कोई कानून करता है तो उस कानून का जो वॉयलेशन हुआ है, कितना वॉयलेशन हुआ है, उसके अनुसार फिर जो है पेनल्टी लगाई जाती है। सिंपल है, ये तो आज भी इसी तरह से होता है। अच्छा, इसके बाद आता है रेलिवेंस इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स। अगर हम आज के समय में इसकी बातें करें तो क्या हम मतलब इसकी क्या प्रासंगिकता है। सबसे पहली बात, स्टेट सुप्रीम लॉ मतलब ये होता है ना, वो गिविंग अथॉरिटी, वो मतलब राज्य जो है वो सुप्रीम है और जो वो कानून बनाता है वो सुप्रीम होता है और वो आदेश पारित करता है, जनता उसको मानती है। दूसरा, हमारे यहाँ पे क्या पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। हमारी जो संसद है, हमारी जो सरकार है, संसद जो भी कानून बनाती है वो अपने देश के लोगों के अनुसार बनाती है, किसी बाहरी शक्ति के
के प्रति कोई जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। दूसरा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि सोवरन पावर को यूज़ करते हैं जनता के बिहाफ पे। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही कानून बनाते हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल ऑफ द कंट्री, उनके अनुसार ही कानून बनाए जाते हैं, उन पर लागू किए जाते हैं। अगर लागू सही तरीके से या फिर वो जनता उसको फॉलो नहीं करती है तो जनता को फिर दंड देने का भी प्रावधान रखा गया है। और सरकार जो है वो जनता के प्रति जवाबदेह, बाह्य किसी शक्ति के प्रति वो जवाबदेह नहीं होती है। ये था हमारे ऑस्टिन जी का सोवरेनिटी का सिद्धांत। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।